नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दीदी ही दीदी चारों तरफ इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कमाल कर दिया है और चारों तरफ इस वक्त बंगाल में इसी तरह का नजारा है जैसा कि इस वक्त आप स्टूडियो में देख रहे हैं। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 2016 और 2011 से अगर हम तुलना करें तो उनकी पार्टी ने 214 सीटों पर अपनी बड़ी बढ़त लगातार कायम रखी हुई है, जबकि बीजेपी उनसे बहुत ज्यादा पीछे 77 सीटों के साथ संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और यकीनन ये जो बड़ी तस्वीर है ममता बनर्जी की, वो अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हुई, क्योंकि हैट्रिक लगाती हुई ममता बनर्जी जब मीडिया के सामने आई तो उनकी ओर से साफ तौर से यह अपील की गई अपने समर्थकों से कि लोग जुलूस ना निकाले, जश्न नहीं मनाएं, कोरोना को घटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। लोगों को इस बात की खास हिदायत भी उनकी ओर से दी गई है। और इसके साथ ही उन्होंने नंदीग्राम को लेकर बड़ी बात कही है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीत गए हैं, जो बड़ी खबर सामने आई। नंदीग्राम से हार को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इसको लेकर हम कोर्ट का रुख करेंगे। आगे दीदी इस पर क्या करती हैं, यह महत्वपूर्ण है देखना। लेकिन शानदार प्रदर्शन उनकी पार्टी की ओर से किया गया पश्चिम बंगाल में, और इस तरह से प्रचंड जीत हासिल कर ली है ममता बनर्जी ने। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे। क्षेत्रवार आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये ट्राम आ गई है और इसके जरिए दरअसल ये पहचान है पश्चिम बंगाल की, और इसके जरिए वो बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जिस पार्टी ने 2016 में जीती थी, इस बार उससे आगे बढ़ते हुए 214 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और आपको यह भी बताते चले कि जिन 2 सीटों पर अभी 16 मई को चुनाव होंगे, उनको भी जीतने का दावा ममता बनर्जी अभी से ही कर रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए उदासी छाई हुई है। 77 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि दरअसल 2016 में तो सिर्फ 3 थी, उससे आगे तो इतनी लंबी चौड़ी बड़ी कतार हमारे सामने खड़ी हो गई है 77 के आंकड़े के साथ। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के पास कुछ बचा नहीं है। आपको बता दें, लेफ्ट और कांग्रेस जिन्होंने टक्कर देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो गया है पश्चिम बंगाल में। लेफ्ट जिसने सबसे ज्यादा 34 सालों तक शासन किया, और कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा 22 सालों तक शासन किया, ये दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में गई, लेकिन कहीं पर भी बंगाल के इन 292 सीटों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण, और कुल मिलाकर आज के ये जो आंकड़े हैं, इसके जरिए अब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को बंगाली ऑक्सीजन भी मिल गया है। चारों तरफ विपक्षी दलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उनको उम्मीद है कि बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तो अब पश्चिम बंगाल से ही निकल गया है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से क्षेत्र रहे जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। क्षेत्रवार वो आंकड़े आपको दिखाते हैं, और इसी वजह से चलते हैं कंप्यूटर बाबा के पास। यहां पर भी पूरी तैयारी हमने करके रखी हुई है, और यकीनन इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव के आज के नतीजों के मतलब और मायने क्या हैं। पश्चिम बंगाल 294 कुल सीटें हैं, 292 पर इलेक्शन हुआ है, लेकिन क्षेत्रवार अगर हम जाएं तो यहां पर देखिए, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, मालदा, मेदिनीपुर प्रेसिडेंसी। सबसे पहले बर्धमान का हम रुख करेंगे। यहां पर देखते हैं कि यहां की जनता ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं। तो आपके सामने यह आंकड़ा है, तृणमूल कांग्रेस को 44 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 सीटें। बर्धमान के इलाके से यहां पर कुल 54 सीटें आती हैं 292 में से, और तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को जीत का मौका नहीं दिया। और ये बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका बर्धमान का है। ये 54 सीटें जहां पर तृणमूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और अब आगे बढ़ते हुए जलपाईगुड़ी का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल का ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा हिस्सा आप मैप में देख रहे हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसने 2019 में भी यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था लोकसभा में, उसको यहां की 21 सीटों पर जीत मिली है। तो कम से कम जलपाईगुड़ी से, यानी कि ये ऊपर का जो इलाका है पूरा का पूरा, चाहे इसमें सिलीगुड़ी ले लीजिए, जलपाईगुड़ी ले लीजिए, दार्जिलिंग ले लीजिए, ये पूरे इलाके बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिया। और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 5 पर संतोष करना पड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 21 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अब तक के जो रुझान या नतीजे जो सामने आए हैं। अब मालदा का ये पूरा का पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इलाका मालदा का है, जहां पर 47 सीटें हैं।
यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 12 सीटें गई हैं। ये मालदा का पूरा इलाका। आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे इलाके में 2016 में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ मिलकर अच्छा किया था, लेकिन इस बार तो यहां पर उनका सुपड़ा साफ हो गया है। मालदा ये पूरा का पूरा मुस्लिम बेल्ट आपको बताते चले, और यहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने भी ऐसा लग रहा है एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। यही कारण है कि 35 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की है। मालदा के बाद अब मेदिनीपुर का रुख कर लेते हैं। ये नीचे का पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये मेदिनीपुर का है। 56 सीटें आती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर टक्कर देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सिर्फ 21 सीटों पर ही उसको संतोष करना पड़ा है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने अच्छा किया था 2016 की हम बात करें, लेकिन इस बार उनका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ मेदिनीपुर के इस इलाके में 56 में 35 तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को 21 सीटें मिली है। और आप आ जाते हैं प्रेसिडेंसी। आपको बता दें ये इलाका अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 292 में से 108 सीटें इसी इलाके में आती हैं। और ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जिनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 108 में से 95 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। 108 में से 95 सीटें सीधे सीधे यहां की जनता ने उठाकर ममता बनर्जी की पार्टी की झोली में डाल दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 13 सीटों पर ही यहां पर संतोष करना पड़ा है। और अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल के इस पूरे के पूरे मैप पर और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से महारथियों पर, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें खुद बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनावी मैदान में उनको उतारा। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मुश्किलें उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी। ये तमाम वो बड़े चेहरे जिनके ऊपर सभी की निगाह थी, लेकिन सबसे पहले हम ममता बनर्जी की ही बात कर लेते हैं। ममता दीदी देखिए, फिलहाल अभी तक का ये जो आंकड़ा इस वक्त दिखा रहा है नंदीग्राम में, चूंकि तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अभी वहां पर काउंटिंग चल रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गए। इस तरह की रस्साकशी जारी है। लेकिन फिलहाल ये जो आंकड़ा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब नंदीग्राम के बाद हम आ जाते हैं बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने आसनसोल से जीत हासिल की थी 2 बार, लेकिन इस बार टॉलीगंज से उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से पीछे चल रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर, लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला दिग्गज नेता टीएमसी के अरूप विश्वास, जो कि राज्य मंत्री, उनके सामने था। इसी वजह से बाबुल सुप्रियो एक बड़ी लीड शुरू से, अगर सुबह से हम देखें तो उसको पाने में कामयाब नहीं रहे और अभी भी पीछे चल रहे हैं। कुछ ही देर में यहां के फाइनल आंकड़े भी आ जाएंगे, जिसके जरिए पता चल जाएगा कि बाबुल सुप्रियो यहां से हार गए या फिर उनका क्या होता है। मनोज तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। नए नवेले चेहरे, हाल ही में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। शिवपुर से, पश्चिम बंगाल से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। क्रिकेटर हैं ये, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की ओर से खेलते रहे हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी की टीम की ओर से भी इनकी ओर से शानदार प्रदर्शन किया गया। और इसी वजह से 35 साल के मनोज तिवारी, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी बड़ी लीड शुरू से ही कायम रखी है, और आर चक्रवर्ती जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सुबह से ही पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदन मित्रा, जो 2011 में ममता दीदी ने जब सरकार बनाई थी तो मंत्री भी बने थे, हालांकि 2016 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इस बार पूरा दमखम उन्होंने लगा दिया। और कमरहाटी पश्चिम बंगाल से मदन मित्रा आगे चल रहे हैं मुख्य मुकाबले में। यहां पर आप देखेंगे अनिंदय बैनर्जी बीजेपी के, जो पीछे चल रहे हैं, और एक बड़ी लीड के साथ मदन मित्रा लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कमरहाटी की हमने बात कर ली है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अब जरा नजर डाल लेते हैं शोभनदेव चट्टोपाध्याय पर। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने भवानीपुर की सीट छोड़ी तो सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई थी कि दीदी किसको उतारेंगी भवानीपुर से मैदान से, क्योंकि वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। फिर उन्होंने जिम्मेदारी दी भवानीपुर से शोभनदेव भट्टाचार्य को, और वो जीत चुके हैं भवानीपुर की सीट। मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय जीत चुके हैं। शानदार प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है भवानीपुर में। रुद्रनील घोष भारतीय जनता पार्टी के, इनको हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शादाब खान कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर चुनावी मैदान में थे। तो ये तमाम वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, तो इनमें से कई ऐसे चेहरे रहे जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर चलते हैं विधानसभा में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मौजूदा स्वरूप क्या है, अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और ये देखिए, ये आ गई है पश्चिम बंगाल की विधानसभा, और यहां पर आपको बताते चले 216 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस
अपने विधायकों को चारों तरफ बिठाएगी सत्तारूढ़ ये पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब 3 सीटें 2016 में जीतने वाली ये पार्टी अब उसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी, मजबूत पार्टी के तौर पर वो निकलकर सामने आई है। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी अब तक के रुझानों के हिसाब से बढ़त बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ सीटों पर रिजल्ट भी आ गए हैं। कुछ रुझान में कुछ ही देर में रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। 216 पर तृणमूल कांग्रेस और 75 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे की ओर चलती हुई। तृणमूल कांग्रेस 1998 में टीएमसी की स्थापना ममता बनर्जी करती हैं कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। उसके बाद लगातार वो चुनाव दर चुनाव अपनी जीत कायम करती हुई चली जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सिंगूर 2006 का आंदोलन, उसके बाद नंदीग्राम 2007 का आंदोलन और इन्हीं आंदोलनों के बलबूते ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में जाती हैं और फिर बीते 10 सालों से ममता बनर्जी जीतती हुई और इस बार हैट्रिक लगाया है शानदार तरीके से। ये विधानसभा एक बार फिर से आपके सामने है। विधानसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस 216 सीटों के साथ पिछली बार 2016 में सिर्फ 211 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 216 सीटें यानी कि पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हैं और पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत भी तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के साथ ही इस पार्टी ने लीड ली हुई थी, लेकिन 2019 वाला प्रदर्शन वो दोहरा नहीं पाई। 75 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यकीनन 2016 से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी ये बहुत बड़ी बढ़त है और 75 विधायकों के साथ अब बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की पार्टी के सामने बीजेपी के तमाम विधायक और कार्यकर्ता देते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच आपको बताते चले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की ये चुनावी राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद किस तरह से अलग अलग रंग भी पश्चिम बंगाल के देखने को मिलते रहे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले नंदीग्राम को लेकर सभी के जहन में सवाल रहा कि वहां पर क्या है। नंदीग्राम हार चुकी है ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों पर, लेकिन उनकी ओर से सवाल भी खड़े किए गए हैं। टीएमसी ने वही नंदीग्राम में रीकाउंटिंग की मांग की है, यानी कि दोबारा वहां पर काउंटिंग की जाए। चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो अब इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी जिन्होंने कुछ देर पहले प्रेस के सामने अपनी बातें रखी, उन्होंने ये कहा कि भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, लेकिन कोर्ट जाएंगी अब नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को लेकर। नंदीग्राम जहां से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनिए। इलेक्शन कमीशन, आई मस्ट से how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours. They announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case. We will file the court case, and we will fight for that. तो टीएमसी ने की है नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग की मांग, लेकिन इन सब के बीच अब कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ममता बनर्जी। नंदीग्राम के नतीजों को लेकर वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आज के आंकड़ों के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता दीदी पर ही अपना भरोसा जताया है और इस लिहाज से चल गया है दीदीगिरी समूचे पश्चिम बंगाल में। शानदार जानदार प्रदर्शन ममता बनर्जी का, लेकिन इसी के साथ अब बीजेपी के लिए सबक भी कि आखिर गलतियां कहां पर रह गई कि वो 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। गया खेला 2 मई, दीदी नहीं गई। 2 मई टीएमसी वहीं की वही रही। 2 मई बीजेपी की उम्मीदें छिन गई, सारे दावे धरे रह गए। बंगाल ने बता दिया कि उनका मुस्तकबिल उन्होंने किसके हाथों में दिया है। ममता बनर्जी बंगाल के समर में योद्धा बनकर सामने तक के आंकड़ों ने तय कर दिया है कि ममता बनर्जी की नैया चुनावी वैतरणी के किनारे लग चुकी है। उनका एक एक दाव निशाने पर लगा, जैसे नरम हिंदुत्व, जैसे चंडीपाठ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये चुनाव जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने वाला मुकाबला रहा। खासकर हिंदुत्व की बिसात पर जबरदस्त मोर्चाबंदी दिखी।
ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा गया। And don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. Election Commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that, they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. सवाल है कि क्या ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का धुआंधार वार करना बैकफायर कर गया? क्या बीजेपी की आक्रामकता ममता बनर्जी को सहानुभूति का प्रसाद दे गई? याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर यह हमला। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, बीजेपी ने बंगाल में तमाम रास्ते आजमाए, धुआंधार प्रचार किया, तमाम दिग्गजों को उतारा। टीएमसी के कई सांसद विधायक टूट कर आए, शुभेंदु को ममता के खिलाफ खड़ा किया, सोनार बंगला का सपना भी दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। बंगाल ने बता दिया कि अभी उसे ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। आज तक ब्यूरो। तो ममता बनर्जी पर एक बार फिर से भरोसा किया है पश्चिम बंगाल की जनता ने। इन सब के बीच चुनावी नतीजे आते ही बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी कार्यालय और नेताओं पर हमले की खबर सामने आई है। आरामबाग में तो बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा दफ्तरों पर हो रहे हमले को लेकर उनकी ओर से क्या दी गई है जानकारी, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आरामबाग का बीजेपी दफ्तर जिसमें आग लगा दी गई है और बीजेपी सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसको लेकर आरोप बढ़ रही है। सुनिए संबित पात्रा। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। यकीनन ये तस्वीरें लोकतंत्र को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि आखिर जब चुनाव संपन्न हो गया तो इस तरह के हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी के नेता की ओर से सामने आकर ममता बनर्जी भी मीडिया के सामने आई, लेकिन कार्यकर्ताओं से दो टूक स्पष्ट इस बारे में कोई बात नहीं की है। लेकिन आपको बताते चलें, कलकत्ता के कालीघाट मंदिर पहुंची हैं ममता बनर्जी जीत के बाद। सीधे वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कालीघाट में ही ममता बनर्जी का घर भी है, लेकिन काली माता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि चंडी पाठ बोलती हुई अलग अलग मंचों पर ममता बनर्जी नजर आई और मंदिर जाने की सियासत भी इस पूरे चुनाव के दौरान हम सब ने देखा। और अब एक बार फिर से जब जीत मिल गई है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं ममता बनर्जी। हालांकि नंदीग्राम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इस बात को खुद उनकी ओर से स्वीकार करते हुए कहा गया है कि हम कोर्ट जाएंगे। और अब ममता दीदी सीधे कालीघाट मंदिर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि जहां वो रहती हैं बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है उनके घर से कालीघाट मंदिर का। काफी व्यस्ततम ये इलाका, शाम के समय वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन अब मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। गुलाल उड़ाते हुए टीएमसी समर्थकों ने कोरोना के सारे नियम, कायदे, कानूनों को भी तोड़कर जश्न मनाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के जश्न पर
अब चुनाव आयोग ने अपनी नाराजगी दिखाई तो वहीं ममता दीदी ने खुद सामने आकर कहा कि कार्यकर्ता कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इधर रुझानों में टीएमसी को बढ़त मिलती दिखी, उधर सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता उतर आए। टीएमसी कार्यकर्ता जमकर जश्न मनाने लगे। जीत की खुमारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस कदर चढ़ी कि वो भूल गए कि कोरोना का भयानक काल चल रहा है। देखिए टीएमसी कार्यकर्ता किस तरह यहां जश्न मना रहे हैं। हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस जाहिर तौर पे सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं अभी सत्ता पे दोबारा काबिज होने वाली है और उनके लिए भी ये तस्वीरें बहुत जो है चिंता का विषय होनी चाहिए, सियासतदानों के लिए भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन होगा, पर उसकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक तरफ आपने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में लॉकडाउन किया है, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से गाजे बाजे के साथ मास्क क्यों नहीं पहने भैया? टीएमसी के कार्यकर्ताओं का यह जश्न चुनाव आयोग ने भी देखा और चुनाव आयोग ने तुरंत ही सख्त कदम उठाए। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया, नियम टूटने की हर घटना की तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो, कोरोना के नियम न मानने वालों पर कार्रवाई हो, जश्न मनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, संबंधित थानों के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। चुनाव आयोग को मालूम रहा हो या ना रहा हो, मगर सबको यह मालूम था कि जीत किसी की भी हो, कार्यकर्ता जश्न जरूर मानाएंगे। সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। बहरहाल देखना होगा कि ममता की जीत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर कितने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होती है और कितने एसएचओ सस्पेंड किए जाते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना, यकीनन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देश का कोई भी हिस्सा हो, कहीं से भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। इसी वजह से चुनाव आयोग ने अब स्वतः इन तस्वीरों का संज्ञान लिया है। और दीदीगिरी किस तरह से चल गई लगातार उसी की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शानदार प्रदर्शन टीएमसी ने किया। वैसे राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि जय दीदी कलकत्ते वाली। ममता बनर्जी तो ऐसी बाजीगर के रूप में पश्चिम बंगाल में उभरी हैं, जिन्होंने अपनी सीट दांव पर लगा दी, लेकिन अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलवा दी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार कबूल भी कर ली, लेकिन यह भी कहा कि ये मैच है, नंदीग्राम का फैसला उन्हें कबूल है, लेकिन इसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और रिकाउंटिंग की भी मांग नंदीग्राम की सीट को लेकर टीएमसी की ओर से की गई है। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. Election Commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case and we will fight for that. দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যি খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे किस तरह से अपनी बातें रखती हुई। उन्होंने कहा फैसला तो मंजूर है, लेकिन इसी के साथ आपको बताते चले अब आगे कोर्ट का भी दरवाजा नंदीग्राम के मुद्दे पर खटखटाती हुई
टीएमसी दिखाई देगी। शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को। लेकिन एक तरफ बीजेपी की पूरी सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनाव प्रचारक, उनके सामने व्हील चेयर पर ममता बनर्जी। लेकिन ममता दीदी अकेले ही बीजेपी की इस बड़ी सेना पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, नारे को अमल में ला दिया ममता बनर्जी ने। बंगाल में ममता की अगुवाई में टीएमसी को मिली अद्भुत और अकल्पनीय जीत को बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। ओ दीदी, बंगाल में हो गया खेला। अद्भुत और अकल्पनीय खेला। बंगाल में दीदी ने मार दी हैट्रिक। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। देखिए दीदी पूछ रही है, जो कहते थे कि 2 मई दीदी गई, उनके दावों की धज्जियां उड़ गई। ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली जिसमें बड़े बड़े महारथियों के तंबू उखड़ गए। দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। राजनीति के चौसर पर चतुर चालें चलने वाली बीजेपी की सारी चालें नाकाम हो गईं। दागियों और बागियों के सहारे बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो व्यूह रचना की थी, ममता बनर्जी के विजयी रथ ने उस चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया। ममता के रथ को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा की जुगलबंदी भी औंधे मुंह गिर गई। ममता बनर्जी की आंधी कुछ ऐसी चली जिसमें न सिर्फ बीजेपी के महारथियों के पांव उखड़ गए, बल्कि जिन्होंने फायदे की चाहत में ममता को छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था, उनकी खाट खड़ी हो गई। टीएमसी से बीजेपी में गए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर में टीएमसी प्रत्याशी के सामने हार गए। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट पर ममता के सिपह सलार अरूप विश्वास ने धूल चटा दी। टीएमसी से बीजेपी में आई वैशाली डालमिया भी टीएमसी प्रत्याशी से मात खा गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने घेर लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट पर मात खा गए। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने की कोशिशों में बीजेपी ने अपनी पूरी सेना उतार दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। आदरणीय दीदी, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ बीजेपी ने बंगाल में विकास का नारा दिया। आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा। तो ये तो आपने देख लिया किस तरह से पश्चिम बंगाल में शानदार जीत टीएमसी ने हासिल कर लिया है। इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई भी दी है और कहा है कि ममता दीदी को जीत की बधाई, केंद्र की ओर से हर सपोर्ट उन्हें मिलता रहेगा। इन सब के बीच ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, असम का 126 में से 49 पर कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ, जबकि 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है अपने सहयोगियों के साथ और 2 पर अन्य। और इस वक्त हमारे साथ हेमंत विश्व शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं असम के, शानदार प्रदर्शन उनका भी देखने को मिल रहा है। वो खुद चुनावी मैदान में थे। हेमंत, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका और सबसे पहले आपको जीत की बधाई। ये जो आंकड़ा सामने आया है 126 में से 75 का, ये क्या बताता है? ये एक विकास का राजनीति का जीत है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रयास किया था कि उत्तर पूर्व को भारत का एक लैंडस्केप में एक ग्रोथ इंजन का रूप से लाया जाए, मेरा हिसाब से ये असम का जनता ने दोबारा इस राजनीति को स्वीकृति दिया है। तुष्टीकरण का खिलाफ ये विकास का जय है। तुष्टीकरण के खिलाफ ये विकास की जय है। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के असम में। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसी के साथ आपकी चुनौतियां भी बड़ी खड़ी हो रही हैं यहां पर असम में। 3 बड़े काम आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है इस बड़े मैंडेट के साथ? पहला है जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, विजन डॉक्यूमेंट था। इस विजन डॉक्यूमेंट में हमने असम के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत किया था आगामी 5 साल के लिए। तो ये जो रूपरेखा है इसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो कोविड का स्थिति है इसको नियंत्रण करना, इसको सीमित करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा और हमारा मानना है कि उसमें हम कामयाब रहेगा। और आगे जाके भारत का 10 विकसित राज्य में 5 विकसित राज्य में असम का भी नाम आए, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। हेमंत जी, हम सब ने एग्जिट पोल दिखाया था, उस दिन आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा भी थे, जिसमें यही आंकड़े आज तक ने देश के सामने रखे थे असम को लेकर। और साथ ही उसमें यह भी दिखाया गया था कि मुख्यमंत्री से आपकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ज्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या लालसा है आपके मन में? क्या जिम्मेदारी आपको दी जानी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत भी की है चुनावों के दरमियान? मेरा हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही करना है और मैं ये अटकल में जाना नहीं चाहता हूं। काल परसों या आगामी 2-3 दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड ये जरूर घोषणा करेगा कि असम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और वही नया मुख्यमंत्री असम को आगे ले जाने का काम करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, आपकी बातों से लग रहा है। ऐसे में खुद को तैयार रखा है आपने कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए अभी कोविड का स्थिति में मैं वो सब अटकल में जाना नहीं चाहता हूं। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक परंपरा है, निर्वाचन होने का बाद जो भी स्टेट होता है जब हम जीतता हूं तो उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस को पालन किया जाता है। और बीजेपी का हर कार्यकर्ता को उसका एक अंदाज है कि कैसे एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। असम को लेकर और भी बहुत सारे सवाल हैं, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया हेमंत विश्वकर्मा जी कि असम में भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीतती है और उसी से सटे हुए पश्चिम बंगाल में उसकी ये हालत हो जाती है? 200 पार का आप लोगों की ओर से नारा दिया गया था, लेकिन तृणमूल पहुंच गए 215 पर और बीजेपी आ गई 76 पर। नहीं, देखिए मीडिया को तो ममता जी को क्वेश्चन करना चाहिए कि बीजेपी 3 से 75 कैसे पहुंचा, ममता जी अपना सीट कैसे हार गया। तो मीडिया तो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जैसा बीजेपी का ही सरकार था। 200 तो हमारा लक्ष्य था। तो एक जब पार्टी चुनाव में जाते हैं, एक नारा लेके चुनाव में जाते हैं, तो अगर एक बच्चा एग्जाम में एग्जाम देते हैं 100 का, माँ बोलता है तुमको 100 मिलना चाहिए, अगर बच्चा को 80 मिल जाता है तो आप इसको क्या बोलेगा कि तुम फेल हो गया। आज बात ऐसा है कि 3 वाला सदस्य का 3 खाली मेंबर था 2016 में, 3 से हम 75 तक पहुंच गया। इतना बड़ा बीजेपी का एक्सपांशन हुआ वेस्ट बंगाल में। एक पूरी की पूरी एक पार्टी कोई गुना 3 से 6 से 12 हम 75 तक पहुंच गया। एक इनकम्बेंट सीएम को हमने डिफीट किया। आज का तो ये मौका है बीजेपी का कार्यकर्ता, बंगाल का कार्यकर्ता को धन्यवाद देने का कि तुमने ममता बनर्जी का साथ फाइट किया, तृणमूल कांग्रेस का साथ फाइट किया और एक ही बार में 3 से 75 तक छलांग लगाया। ठीक है, आपने बीजेपी की जीत क्यों तो ये ममता दी को तो मैं अगर आज देखिए मैं अगर बीजेपी को लेकर ये कहा कि 3 सीटों से ये सीट अगर 77 पर पहुंच गई है तो बड़ी कामयाबी है बीजेपी की।
देखिए, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता था, आज मैं जीता 1,01,000 वोट से, हमारा भी चीफ मिनिस्टर जीत गया शायद 40,000 वोट से। अगर एक इनकम्बेंट सीएम को हार जाता है, उसका बाद उनका पार्टी का जितना नहीं जितना वो डिबेट ही नहीं होना चाहिए। ममता जी को तो टीवी में आना चाहिए और हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए जो मेरे से जो भी कमी हो गया आगे 5 साल में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कोई इनकम्बेंट सीएम भी हारते हैं क्या चुनाव में? आज मैं हार गया एज ए इनकम्बेंट सीएम। ठीक है, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी के 214 के आंकड़े की जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है उनकी नंदीग्राम से यह हार। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हेमंत विश्वकर्मा जी, आज तक से जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। कोरोना के इस काल में अपने राज्य को आप लोग प्रोटेक्ट रखेंगे, अच्छे अस्पताल की दवाइयों की इंजेक्शन की सुविधा देंगे और जल्द से जल्द 18 से ज्यादा उम्र के लोगों ने जिसने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, 1 तारीख से जिनकी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो गई, उनको वैक्सीनेशन की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से असम से लेकर चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला के नारे से लुभाने में लगातार जुटे हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जय श्री राम का नारा देकर हिंदुत्व की लहर बनाने में लगे थे। लेकिन ममता बनर्जी के पास भी मास्टर स्ट्रोक था, एक नहीं पूरा 5, जिनके सहारे ममता बनर्जी ने टीम मोदी के अरमानों पर फेर दिया पानी। देखिए, इसी अंदाज पर एक बार फिर रीझ गई बंगाल की जनता। 10 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी को एक बार फिर 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सौंप दिया बंगाल का सिंघम। Let us cross the finger. Persons, they cannot be dictated by the central government whatever they want. And in Bengal also, you'll be surprised to know, to retired police officers, they have conducted the election and they change each and everybody. Even what was the hardest part of this fight? Right. What was the hardest part of this fight? You have fought a very long battle. What was the biggest? सबसे बड़ी चुनौती क्या? What was your biggest fight? What was the most difficult thing? I addressed 51 days rally along with my leg choke, and I must tell my IT team and my young generation, they worked very hard. They worked very lovably, and the women voters, they gave me the inspiration totally. And also these 2 slogans, Khela Hobe and these 2, Joy Bangla, it gave me the inspiration for this battle. ये महिला वोटर आपके साथ इतना लगाव है, हर चुनाव में महिला वोटर आपको वोट देती है। ये महिलाओं के साथ लगाव क्या है कि ममता बनर्जी को हर चुनाव में महिलाओं का बड़ा अच्छा वोट मिलता है? तो महिला हमारा गौरव का है ना, जो घर में काम करता है वो बाहर में सबसे अच्छा काम कर सकता है। इसी के लिए महिला, we are proud of our women voters and they gave us the vote. Even the new generation, the young generation, they all voted for us. Otherwise also to vote, get this 50% more than vote share is 50%. Did you कभी आपको लगा कि अब इस बार तो did you ever lose hope? कभी आपने आशा छोड़ दी थी कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे जीतेंगे? पूरी बीजेपी की फोर्स थी, कभी ऐसा कभी डर था? मैंने कभी आशा नहीं छोड़ा था कि जब भी कोई मेरे को बात किया, I am from the grassroots level, you know, I can see the eyes of the people, I know the voting patterns and all this, so it was my totally absolute, I was confident that we will cross the double century, and this time we have got अब आपकी yes, this time you've got, you know, that's what I'm saying, you've got maximum seats. So will you make any changes in your style? Will you change the way you do your politics? Because there were allegations against your party, corruption, cut money. I told you that I cannot change myself because I am a commoner and I am a street fighter. I want to continue that. But Didi, not too many commoners have won 3 elections in a row. 3 elections is a huge achievement, each time with a bigger majority. So clearly you have got to connect with the people of Bengal, as you said. I just want to understand though, that for Mamata Banerjee, in politics, you've had a very long struggle. Was it more difficult defeating the left or defeating Modi Shah? No, left, they have some ideology, Congress, they have some ideology.
But Modi Shah, this ideology, this syndicate ideology is something different. You know, they are too much. They are too much. You cannot trust them. They cannot do anything and everything. They can do anything and everything, even with smile face. That is the problem. And they can do the danga, they can do the polarization, they can do the finish the people, they can do anything and everything. I'm really, it's a sad affair for me to say anything about any particular person. I have a respect for the chair, so I respect the chair, and I have no blame for anyone. पर आपको कोई डर नहीं लगता दीदी? आप ये पूरे कैंपेन में आपको कभी डर नहीं लगा कहीं ना कहीं कि मैं हार जाऊंगी? कोई डर नहीं था? हम लड़ते हैं, हम मरते नहीं है। हम लड़ते हैं, हम डरते नहीं है। हमारा स्लोगन नहीं है कि हम करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जिताएंगे, हम दिखाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। That we have done. आप कैंपेन में व्हीलचेयर पे थी और आपको जब इंजरी हुई थी, आज इतने दिनों के बाद आप इतने दिनों के बाद आप चल रही है। Are you now back to work tomorrow morning, Mamata Banerjee? And when will you be sworn in? No. मेरे को प्लास्टर काटा था before 5-6 days ago. So there I was totally rest. I was totally bed rest for my leg choke, and now I am wearing this anklet and all this, and very small. So it will take some time for. Who has inspired दीदी? Who is your inspiration? कोई role model, inspiration इतनी जो आपको इस चुनाव में ताकत मिली है? Anybody else you see a street fighter like you जो आप Bengal soil. तो ये जॉय बांग्ला का जो स्लोगन आपका है, क्या वहीं से आपको शक्ति मिलती है? क्या सॉरी जॉय बांग्ला का जो स्लोगन है, जय बांग्ला, you say जॉय बांग्ला, is that where you get your? देखिए, जय बांग्ला मीन्स हम बांग्ला को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एनीबॉडी विल ग्लोरीफाई देयर ओन स्टेट, व्हाई नॉट माय मदरलैंड? हाँ, पर आपकी दीदी आपकी अब प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्योंकि सेंटर के साथ आपको काम तो करना पड़ेगा वैक्सीन के लिए। तो okay, Mamata Banerjee has left us, but that's the first interview that Mamata Banerjee has done after winning this historic election in many ways. ऐतिहासिक जीत Mamata Banerjee की, पहला इंटरव्यू इंडिया टुडे आज तक। Rahul, as you can see, Mamata Banerjee still fighting, still taking on the election.